Hello and welcome, students, to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 9 January, so let's get started. Now again at Tirupati, 6 killed, 20 injured in stampede. इसलिए मैंने ये जो रिकरिंग टॉपिक्स हैं जो बार बार न्यूज़ में आते हैं इनको मैं आपको अलग से 20 मिनट सेशन में कर देता हूँ. एंड स्टैम्पेड मैंने आपके साथ कवर कर दिया था. ओके ये इसी तरह के टॉपिक्स हैं जो आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में आपको मिल सकते हैं. सो बस इतना कंटेंट अपने दिमाग में रखिए कि 150 वर्ड्स में आएगा अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, तो मैंने आपको 20 मिनट सेशन में प्लस अपनी वीकली मैगजीन में इस पर नोट्स दे दिया था. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक स्टैम्पेड. सेकेंड इज सॉरी डेटा रूल्स को लेकर यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंसल्टेड ऑल दी स्टेक होल्डर्स. और यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं दैट आप लोग जो कंसेंट के नॉर्म्स यहाँ पे डाल रहे हो उससे आई एम सॉरी अब जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं वो ज़्यादा कंसर्न हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नॉर्म्स डाले जा रहे हैं जिनके साथ कंप्लाई करना होगा उन्हें. उसकी वजह से उन्हें काफ़ी चेंजेस करने होंगे अपनी पॉलिसीज़ में और ये कंप्लाई ना करने पर 250 करोड़ तक के फाइन का प्रोविज़न रखा गया है. ओके, बट क्योंकि अभी ये डेटा रूल्स अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में. देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्ट होता है जो लास्ट ईयर पास कर दिया गया, लेकिन इस एक्ट को फोर्स में लाने के लिए उसके अंडर में रूल्स फ्रेम करने होते हैं. राइट, तो हम इन रूल्स को आज वन बाय वन देखेंगे. बट अगेन टेलिंग यू कि ये अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है, बट अभी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है. ओके, क्योंकि मैं पर्सनली आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होंगे. कंट्रोवर्सी होने के बाद भी गवर्नमेंट इसको पास कर ही लेगी. फर्स्ट इशू इसमें जो आएगा वो है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंटल कंसेंट. नाउ फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे वेरिफिकेशन करने की बात की गई है. अब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एज प्रूफ क्या लोगे आप. तो यहाँ पर उन्होंने रखा है दैट इट मस्ट बी वैलिडेटेड थ्रू गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ. ओके, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे मस्ट ऑब्टेन वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट बिफोर चिल्ड्रन क्रिएट देयर अकाउंट. तो अगर अब ये बच्चे जो 12 साल के हैं या जो भी एज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट ऑस्ट्रेलिया का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 12 साल ही रखा जाएगा. 12 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो अगर सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन भी लेनी होगी और पेरेंट्स की एज और उनकी आइडेंटिटी को भी वेरीफाई किया जाएगा बाय गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ. ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रखे गए हैं. सपोज सच एज हेल्थ, मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, अगर बच्चे का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या डे केयर सेंटर्स, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट. क्योंकि अगर ये लोग बच्चों का कोई अकाउंट बना रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर एंड वो एक जेन्युइन पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है कि इनको पेरेंटल कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट इशू. Second is what is the role and responsibilities of data fiduciaries. Now first thing is what are these data fiduciaries. तो ये वो सारी एंटिटीज़ होती हैं, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं. ये वो सारी एंटिटीज़ हैं जो कलेक्ट कर रही हैं एंड प्रोसेस कर रही हैं आपके पर्सनल डेटा को. ठीक है, आपकी एज, आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह का कोई भी डेटा अगर कोई एंटिटी कलेक्ट कर रही है तो वो सभी एंटिटीज़ कहलाएंगी यहाँ पर डेटा फिड्यूशियरीज. दिस इज वन थिंग. सेकेंड इज इसमें भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ सेकेंड इज कि डेटा फिड्यूशियरीज में भी जो बहुत लार्ज प्लेयर हैं उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज. ओके, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज दोज हु आर प्रोसेसिंग हाई वॉल्यूम्स और सेंसिटिव डेटा इम्पैक्टिंग दी नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. जैसे हमने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बात की थी दिल्ली एयरपोर्ट पर. जब आप क्रॉस कर रहे हो, चेक इन कर रहे हो, तो आपके फेशियल सारे फीचर्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है और उसका एक डेटा स्टोर किया जा रहा है. तो जो भी एंटिटी इस तरह के सेंसिटिव डेटा को या फिर बहुत हाई वॉल्यूम के डेटा को प्रोसेस कर रही है जो आपके नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज. राइट, तो आपको ये दो टर्म क्लियर हुए, डेटा फिड्यूशियरीज एंड सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज. अब क्योंकि ये इतना सारा डेटा कलेक्ट कर रही है, सो व्हाट should be the next logical step, that is data retention.
डेटा कैन ओनली बी रिटेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कंसेंट एंड मस्ट बी डिलीटेड आफ्टरवर्ड्स। बट अभी क्या करती हैं, जैसे सिम कार्ड वगैरह पे आप लेते हो अपने आधार वगैरह लगा के, तो कंपनीज के पास वो डेटा रहता है। मैंने आपको एयरटेल का कई बार एग्जाम्पल दिया, किस तरीके से उन्होंने अपने सिम कार्ड होल्डर्स का आइडेंटिटी को मिसयूज़ किया और अपने पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल दिया उनका, और सारी गैस सब्सिडी उनके अकाउंट में आने लगी, जो कि यूज़र को पता ही नहीं है कि उसकी गैस सब्सिडी कहाँ जा रही है। पुरानी बात है। फिर उस पर फ़ाइन लगाया गया करीब 1-2 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन उसने फिर भी करीब 90 करोड़ रुपीज़ इस तरीके से अपने अकाउंट में ले लिए थे। ओके, नेक्स्ट इज़ कि ये जो डेटा रिटेंशन है ये आप सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए रख सकते हो जितना कंसेंट मैंने आपको दिया है। ये यानी कि मैं आपकी प्लेटफॉर्म पर एक सोशल मीडिया आईडी बनाता हूँ कि सपोज़ मैं उसको यूज़ करता हूँ 1-2 महीने, उसके बाद मुझे लगता है टाइम वेस्ट से यूज़लेस है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जब मैं वो अकाउंट छोड़ दूँ तो अब मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, तो अब आप मेरा डेटा जो था वो डिलीट कर दीजिए। ओके, यू मस्ट डिलीट दैट डेटा आफ्टरवर्ड। सिक्योरिटी मेजर, फिड्यूशियरीज मस्ट एंश्योर एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फॉर अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, तो वो तो आजकल सभी कंपनीज कर ही रही हैं। अगर आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाओ और सपोज़ कि आपने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, तो उसके बाद उसको रिट्रीव करना आजकल उतना आसान नहीं है। मोबाइल नंबर पे आएगा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने अपनी जीमेल कहीं ना कहीं तो लॉगिन की होगी। ओके, तो अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, राइट। सो दिस इज द सेकंड थिंग, दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा फिड्यूशरीज। थर्ड प्रोविजन यहाँ पे रखा गया अबाउट द कंसेंट मैनेजमेंट। नाउ कंसेंट मैनेजर्स एंटिटीज एंट्रस्टेड टू मैनेज द कंसेंट रिकॉर्ड्स। अब मैंने कंसेंट दिया तो वहाँ पर कोई तो होगा मैनेजर जो मेरे कंसेंट को मैनेज कर रहा होगा। एंटिटीज एंट्रस्टेड टू मैनेज कंसेंट रिकॉर्ड्स मस्ट कंप्लाई विद द रोबस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, एंड अगर कोई ग्रीवांसेस आते हैं तो दीज डेटा फिड्यूशरीज मस्ट स्टैब्लिश ए मैकेनिज्म टू एड्रेस द ग्रीवांसेस एंड अलाउ विड्रॉल ऑफ द कंसेंट। ओके, ये ज़रूरी है। अब कंपनीज का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें करने में हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स में। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अबाउट डेटा लोकलाइजेशन। तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया हमेशा से इस बात को लेकर बहुत एग्रेसिव रहा है कि इंडियंस का जो भी डेटा है वो डेटा इंडिया में ही लोकेट होना चाहिए, यानी कि आप अपने जो भी सर्वर्स वगैरह लगा रहे हो, आप जो भी अपनी क्लाउड्स वगैरह सेटअप कर रहे हो वो इंडिया में ही कीजिए। सो दिस लोकलाइजेशन मैंडेट्स restrict transferring certain personal and traffic data outside इंडिया। अब इस वर्ड को ध्यान से देखिए, सर्टेन पर्सनल एंड ट्रैफिक डेटा। ठीक है, तो सारा नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डेटा है जो अगर आप इंडिया से बाहर भेजना चाहते हो अपनी दूसरी कंपनीज को, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, और अब ये जो कुछ परसेंटेज भी डेटा, कुछ शेयर आप डेटा जो बाहर भेजना चाह रहे हो, उसमें भी ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा। गवर्नमेंट फॉर्म्ड कमिटी, एक कमिटी बनाई जाएगी दैट विल डिटरमिन द कैटेगरीज ऑफ डेटा रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे ये कमिटी जो होगी गवर्नमेंट की, ये डिसाइड करेगी कि आप कौन सा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडिया से बाहर और कौन सा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको ये एक कंसर्न बनता है कि यार इसकी वजह से क्या होगा, हमें अपने और ज़्यादा सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा क्लाउड सेटअप करने पड़ेंगे, और ज़्यादा मैन पावर करनी पड़ेगी, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस वगैरह है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर डेटा ब्रीच होती है तो। नाउ दिस इज फिफ्थ पॉइंट, डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग। फर्स्ट इज इंटीमेशन ऑब्लिगेशन। अगर ब्रीच होता है तो फिड्यूशरीज मस्ट इन्फॉर्म द अफेक्टेड यूजर एंड द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्रॉम्प्टली डिटेलिंग इट्स नेचर, टाइमिंग एंड मिटिगेशन मेजर। ठीक है, तो दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट इज यूज़र को इन्फॉर्म कीजिए कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है हमारे यहाँ से, और दूसरा जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेटअप किया जाएगा उसको भी इन्फॉर्म किया जाए कि यहाँ पर इस तरीके के लोगों का इतना इतना डेटा हमारे यहाँ से ब्रीच हुआ है। ओके, सेकेंड इज यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीचेस। नाउ इसमें आप ये डिफरेंशिएट मत कीजिए। कई बार क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज कहती हैं नहीं, ये जो आपका डेटा ब्रीच भी हुआ है तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेटा नहीं था, तो ये डिफरेंशिएशन खत्म किया जाएगा। देयर वुड बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन माइनर एंड मेजर ब्रीच, ऑल रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग। आपको रिपोर्ट करना ही होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को। सिक्स्थ, सेफगार्ड फॉर गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग। अब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट एजेंसीज मस्ट प्रोसेस सिटीजन डेटा लॉफुली, अनलॉफुली नहीं करना है उनको भी, विद स्पेसिफिक सेफगार्ड आउटलाइन टू एड्रेस द कंसर्न्स ओवर द एग्जाम्पशंस, जो ऊपर एग्जाम्पशंस दिए गए हैं इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ओके, सो ये 6 मेजर प्रोविजंस होंगे जब भी ये रूल्स फोर्स में आएंगे। अब इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स का क्या रिएक्शन है, जस्ट 1 या 2 कंसर्न्स याद रख लो इंडस्ट्रीज के, इतने काफ़ी रहेंगे। फर्स्ट इज कि ये जो कंसेंट मैनेजमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मेंटेनिंग द कंसेंट रिकॉर्ड, जो हमने कहा कि कंसेंट मैनेजर को मेंटेन करना होगा, एंड इंश्योरिंग ऑप्ट आउट मैकेनिज्म, यानी कि मैं नहीं चाहता अपना एक पर्टिकुलर डिटेल देना,
ठीक है। तो ये ऑप्ट आउट मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड किया तो सबसे पहले यही पूछता है, गिव एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, गिव एक्सेस टू योर गैलरी, फोटोज एंड ऑल। ओके, तो ये ऑप्ट आउट मैकेनिज्म होना चाहिए। इट मे रिक्वायर द रीडिज़ाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम। तो अब उनको क्या करना होगा, अपनी जो ऐप्स वगैरह हैं उनको रीडिज़ाइन करना होगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ कि मैं नहीं देना चाहता अपनी एक पर्टिकुलर डिटेल, तो मुझे वो अलाउ किया जाए। क्योंकि अभी अगर मैं डाउनलोड करता हूँ कोई ऐप और मैं उसको नहीं देता हूँ रिकग्निशन, तो कंसेंट, तो फिर उससे ये हो जाता है कि वो ऐप यूज़ नहीं कर पाते हैं हम। ओके, सो दिस इज फर्स्ट कंसर्न। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब आप कह रहे हो कि यहीं पे सारा स्टोरेज करना होगा, तो हमें अपना पूरा जो डेटा कलेक्शन है, स्टोरेज है, लाइफ साइकिल प्रैक्टिसेस है, इस रूल्स के साथ कंप्लाई करने के लिए उसको पूरा ओवरहॉल करना होगा। ठीक है, तो हमें और सर्वर्स लगाने होंगे और क्लाउड सेटअप करने होंगे, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आप इंटरप्रेट करोगे वो मैटर करता है। दिस इज द कंसर्न अबाउट लैक ऑफ डिटेल गाइडेंस ऑन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पोटेंशियली लीडिंग टू वेरिड इंटरप्रिटेशंस। Second is data localization controversy. So global giants like Meta and Google, they have expressed concern over implication of data localization on service delivery. ओके, पेनल्टीज एनफोर्समेंट, अगर आप नहीं कंप्लाई करते हो तो 250 करोड़ तक की आपको पेनल्टी मिल सकती है। उसके अलावा जो कंसेंट मैनेजर है, अगर वो कोई वायलेशन करता है तो इट में लीड टू सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। ओके, सो टू कंक्लूड दैट दीज ड्राफ्ट rules aim to strengthen India's data privacy framework while addressing the challenges for business and individuals. The reintroduction of data localization and emphasis on consent management, this marks a significant development, but clarity on implementation and compliance mechanism remains crucial. ओके, तो मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले भी कि मैं आपके साथ ये रूल्स डिस्कस करूंगा, सो मैंने यहाँ पे कर दिया है। स्टैम्पेड ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुका हूँ। इसके अलावा भी आज काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले टाइम टू टाइम इनको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, बट आप में से कुछ बच्चे हैं जो अभी, जितना पर्सनली मेरी बात हुई है, उनमें से कुछ लोगों ने अभी अभी फॉलो करना शुरू किया है। तो मैं वो सारी चीज़ें एक ही बार में 20 मिनट सीरीज़ में अलग अलग वीडियोस में करवा दूंगा, ताकि आगे जब भी इस तरह से टॉपिक रिपीट होगा तो हम वही रेफरेंस यूज़ करेंगे, ताकि सेम चीज़ बार बार एक्सप्लेन ना करनी पड़े। सेकेंड इज बॉर्डर फेंसिंग ऑन इन वेस्ट बंगाल डेस्पाइट बांग्लादेश जो गार्ड हैं बॉर्डर के, उनके ऑब्जेक्शन के बाद भी इंडिया वेस्ट बंगाल साइड पे फेंसिंग कर रहा है। ये बीएसएफ का कहना है और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से वेस्ट बंगाल की पूरी डेमोग्राफी काफ़ी हद तक चेंज हुई है, और फिर पॉलिटिक्स इस पे होती है, तो इलेक्शन टाइम में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारी सोसाइटी को कम्युनलाइज करने के लिए या पोलराइज करने के लिए। ओके, तो ये बॉर्डर पूरी क्लोज होना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ भी हथरस स्टैम्पेड जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा, काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी, बट उसके बाद भी करीब 121 लोगों की डेथ हुई थी, बट उसके बाद भी इसमें कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टॉपिक बार बार रिपीट है उनको कर लें। डैम सेफ्टी एक्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है यूनियन गवर्नमेंट इज़ येट टू वेक अप फ्रॉम इट्स स्लम्बर ऑन डैम सेफ्टी एक्ट। ठीक है, डैम सेफ्टी एक्ट के मैंने आपके साथ प्रोविजन डिस्कस किए थे, और इसके साथ साथ मैंने जो स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसर्न्स हैं इसको लेकर उन पे भी बात की थी आपके साथ। ठीक है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैंने सिर्फ न्यूज़ के साथ ही कराया था ये आपको, या फिर मैंने इसको मेंस 450 प्लस में भी कराया था, डजेंट मैटर। ये टॉपिक मैं आज आपको दोबारा कराऊंगा इन 20 मिनट्स रिविजन सीरीज़। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होगी। ये मैगजीन्स वगैरह पे डिपेंड मत कीजिए, मैं आपको इसका वीडियो बना के आज ही दे दूंगा। ओके, सेकंड, पॉक्सो केस के मैंने आपके साथ सारे प्रोविज़न डिस्कस किए थे, और इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं पिछले 2-3 साल में, और उनमें भी उनकी भी बात की थी मैंने आपके साथ। ठीक है, ये मैगजीन्स में भी था, बट अगेन ये भी आपका 20 मिनट्स डिस्कशन में आज या कल में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा रिपीट हो तो आप लोगों को सिर्फ इसी वीडियो को देखना है, या फिर इससे एक बार में नोट्स बना लीजिए और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस नोट को टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए। इसरो के चीफ नए होंगे, ये बनेंगे मिस्टर वी नारायणन। ये अपना कार्यकाल टेक ओवर करेंगे 14 जनवरी के अराउंड। अब इनके सामने ये सारे हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, आप जानते हैं, गगनयान प्रोजेक्ट है, ह्यूमन फ्लाइट, ओके, चंद्रयान 4 हमें लॉन्च करना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा GSLV Mark 2 जो लॉन्च करेगा इस IRNSS सैटेलाइट को, उसकी बात है। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है और ना ही कुछ काम का है, बस ये नए हमारे चीफ बनेंगे इसरो के, दैट्स इट। इंडिया इज़ रेडी टू सपोर्ट मॉलडीव्स एनहांसिंग इट्स डिफेंस प्रिपेयरनेस। अब मॉलडीव्स को लेके आप जानती हैं कि हमारे उनके साथ कितने इश्यूज चल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा चाइना फैक्टर था,
दूसरा, इनके जो प्रेसिडेंट जीत के आए थे मिस्टर मुइज़ी, उनका ये कहना था जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो किक आउट इंडिया कैंपेन चलाया था इन्होंने, ठीक है। तो काफ़ी एंटी इंडिया स्टांस लिया था इन्होंने। फिर थर्ड इन्होंने क्या किया कि हमारी जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे टीम यहाँ पे तैनात होती थी उसको मना कर दिया कि मालदीव्स वाटर में आप नहीं होंगे। फिर हमारी जो आर्मी की कुछ सोल्जर्स यहाँ तैनात थे उनको कहा गया कि आप एग्ज़िट कर जाइए इंडिया से, मालदीव से, तो इन्होंने वो भी एग्ज़िट कर दिया। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर पे पर्सनल कमेंट कर दिया था, जब हम अपने लक्षद्वीप को डेवलप करने की बात कर रहे थे, उस वजह से फिर जो टूरिज़्म था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं, बट मैं इंडिया मॉडल्स पे ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस में पूरा सेशन कर चुका हूँ। अगर इनमें और फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे तो हम उनको टाइम टू टाइम ऐड करेंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जितना पहले हुआ था उतना ही हुआ है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट टेक अप प्लीज चैलेंजिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों इस प्ली को फिर से ले रहा है? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक क्या होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनका अपॉइंटमेंट सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेती थी अपने हिसाब से। बट इससे क्या हुआ कि फिर क्वेश्चन मार्क उठा इनकी बायसनेस पर कि जब गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी तो वो तो गवर्नमेंट को फेवर करेंगे, और इस वक्त की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन पे तो काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। ना यहाँ पे फिर मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम कीजिए, 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनाइए जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर और होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन एंड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा अपने ऑर्डर में कि ये मैकेनिज्म तब तक रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ इनैक्ट नहीं कर लेता। अब पार्लियामेंट ने किया इस पर लॉ इनैक्ट, और पार्लियामेंट ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को एज इट इज़ रखा, लीडर ऑफ अपोजिशन को एज इट इज़ रखा, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया विद अनदर कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन सेलेक्ट करेगा? ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्शन पैनल में बैठेंगे। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और मेजॉरिटी वोट से डिसीजन होगा किसको अपॉइंट करना है। तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई यहाँ मतलब नहीं रह जाता। प्राइम मिनिस्टर अपने पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर उठाएंगे, ये 2 वोट मिल जाएंगे किसी भी सिलेक्शन जिसको सिलेक्ट करना है, और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर उसके अगेंस्ट भी वोट करेगा तो डजेंट मैटर, 2-1 मेजॉरिटी से उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही एग्जामिन करने वाला है, क्या यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको पार्लियामेंट इस तरीके से चेंज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, उसमें कुछ नहीं है, बट लेट्स सी कि यहाँ से क्या निकल के आता है। बिकॉज एक चीज़ तो सिंपल है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये जो चेंजेस किए हैं, अगर मेजॉरिटी वर्ड की जगह गवर्नमेंट ये यूज़ कर लेती कि कंसेंसस से सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट तीनों को, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर, तीनों को एग्री होगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा, तो ये रायता नहीं फैलता। लेकिन इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि मेजॉरिटी से जो चूज़ हो जाए, तो मेजॉरिटी तो आप ही की बनेगी ना, प्राइम मिनिस्टर आप हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप ही का आदमी है, तो 2-1 से तो बात घूम फिर के वहीं आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट का सारा जजमेंट बेकार हो गया, बात वहीं से आ गई फिर से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ओके, सो इस पे फिर से एक प्ली डाली गई है कि ये तो वापस से सब कुछ घूम फिर के वहीं आ गया। तो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एग्जामिन करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट करेगा इसको रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ओके, यहाँ पे ये एग्जामिन करेंगे वेदर कोर्ट्स अथॉरिटी टू प्रोनाउंस बाइंडिंग डिसीजन अंडर आर्टिकल 141। अब ये याद रखिएगा, मैं भी आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बात करूंगा आर्टिकल 141, 142, 143 की। 141 में अगर ये एक बाइंडिंग डिसीजन देती है गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो क्या उसको सरकमवेंट कर सकती है गवर्नमेंट या डाइल्यूट कर सकती है बाय इनेक्टिंग ए लॉ? तो हाँ, अभी तक अब इस आर्टिकल के अंडर में कर सकते हैं या नहीं ये नहीं पता, ये एग्जामिन करेगा कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जब ये ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने तो उसने खुद कहा था कि ये मैकेनिज्म तब तक वैलिड रहेगा जब तक गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इस पर लॉ इनेक्ट नहीं कर लेता। तो पार्लियामेंट ने तो लॉ इनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन बस यही है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे वो थे बाइंडिंग, ठीक है, अंडर आर्टिकल 141। तो क्या इस आर्टिकल को सरकमवेंट कर सकता है पार्लियामेंट लॉ इनैक्ट करके? ये क्वेश्चन है जो एग्जामिन किया जाएगा। ओके, आई होप कि आपको पूरा मैटर समझ में आया हूँ। एक एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, मैं आपको बार बार कहता हूँ इसका नाम याद रख लो, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी इसी की वजह से ख़त्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो एक्टिविस्ट हैं मिस जया ठाकुर, इन्होंने बात की है कि ये जो लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अनूप बरनवाल केस इन मार्च 2023, ठीक है। इस केस का भी नाम याद रख लेना क्योंकि इसी में ये मैकेनिज्म तैयार करके दिया था, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये सेटअप ने 2-1 मेजॉरिटी से फिर से सारी चीज़ें सेंटर के ही फेवर में कर दी।
इंडिया बैलेंसिंग ट्विन पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन। ना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना है, लेकिन ये जो इस तरह की लाइंस आती है ना, ये आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाती हैं। दैट वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू बी ए $5 ट्रिलियन इकॉनमी, वी वांट टू बी ए top 3 economy in the world. Okay, we want to be a tech savvy economy, but along with our traditions, keeping our tradition intact. India balancing on twin pillars of technology and tradition. Okay, so ये इस तरह के पॉइंट जब आप अपने एग्जाम में लिखते हैं वो काफ़ी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यूथ टेक सेवी बने, यूथ टेक्नोलॉजी में आगे जाए, लेकिन यूथ अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उनको ना भूले। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड ए यूथ प्रवासी भारतीय दिवस to recognize the special contribution that young minds make home and abroad. Just a second. Okay, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनोवेशन, स्टार्टअप, स्पेस, ड्रोन, स्पोर्ट्स, चेस, क्रिकेट, सभी में लगभग यूथ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। और ये दिखाता है कि 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, 100+ यूनिकॉर्न्स इंडिया में हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे ड्रोन दीदी, अटल टिंकरिंग लैब्स, हैकेथॉन्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नैनो फर्टिलाइजर। ये सब हमारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, साइमल्टेनियस सिलेक्शन, इस पे हम लोग बात करेंगे जब भी कुछ मूवमेंट आगे बढ़ेगी। बाकी ऑलरेडी मेंस 450+ से मैंने टॉपिक कराया था और इस बार मेंस में आया भी था। इससे पहले एक स्टेप ज़रूरी होगा, दैट इज़ डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है 20 मिनट सीरीज़ में। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज स्टडीज़ ऑन ऑयल सीड्स, राइस एंड पल्सेस हाइब्रिड। अब देखिए हाइब्रिड आपने देखा होगा कि आजकल हाइब्रिड टोमेटो आते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं वो नेचुरल वाले, पॉलिनेशन वाले, ठीक है। एक होते हैं आपके हाइब्रिड। उसी तरीके से आजकल आपको हाइब्रिड मेज़ मिलने लगा है, जिसको हम हिंदी में भुट्टा कहते हैं, मक्का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन हाइब्रिड सीड्स को ग्रो करना चाहिए, ऑयल सीड, राइस एंड पल्सेस में भी। तो यहाँ पर एक समिट चल रहा था, उसी के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये बात कही है, दैट यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, क्योंकि दे हैव हायर प्रोडक्टिविटी दैन दी ओपन पॉलिनेटेड सीड वेराइटीज। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपनी ईल्ड भी बढ़ानी है। वी नीड टू ब्रिंग हाइब्रिड पिजन पी टू द मार्केट, हेल्प इन ब्रिजिंग द अवेलेबिलिटी गैप इन द पल्सेस। ओके, और सेम चीज़ हमें ऑयल सीड में भी करनी है, एंड वी शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी यूजिंग दी हाइब्रिड। और ये कैसे होगा, ये होगा मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। एट द सेम टाइम इन सीड्स को और ज़्यादा अफोर्डेबल बना के, और अफोर्डेबल होंगे तो हमारे फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, और इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली हम लोग फार्मर की इनकम बढ़ाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, द हाइब्रिड्स हैव टू बी अफोर्डेबल इफ़ रिसर्च कैन मेक फार्मर सेव हाइब्रिड सीड। अब हाइब्रिड सीड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनली फार्मर क्या करता था, कुछ ग्रो करता था, फिर उसमें से जो सीड्स निकलते थे उन्हीं सीड्स को अगले साल के लिए प्रिजर्व करके रख लेता था और अगले साल उन्हीं को बो देता था। लेकिन ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ये अगले साल सीजन में काम नहीं आते, ठीक है। तो अगर हम ऐसी रिसर्च कर सकें कि इन हाइब्रिड सीड्स को सेव किया जा सके फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन विदाउट लूजिंग देयर हेट्रोसिस, ओके, तो ये एक ग्रेट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है और फार्मर को हर साल नए सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। We need for adopting hybrid technologies to ensure food and nutritional security. Workforce dependent on agriculture still stands at 37%. ये तो हमें थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे मैकेनाइजेशन होगा इस वर्कफोर्स का यूज़ कम होता जाएगा। ये सब फालतू के बकवास आर्टिकल्स हैं। बाकी आप ये देख सकते हो कि पॉल्यूशन किस तरीके से आजकल बच्चों के IQ लेवल पर फ़र्क ला रहा है। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आगे चल के जो हमें ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए वो नहीं आएंगे, और ये सब किस चीज़ से रिलेटेड, ये सब पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठा है कि WHO जो रेकमेंड करता है लिमिट फ्लोराइड कंटेंट की कि ये सेफ है इतना, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठाए, ठीक है। US की एक मेडिकल जर्नल ने ये क्वेश्चन उठाया है, फ्लोराइड सेफ्टी इन वाटर लिंकिंग हायर एक्सपोजर लेवल टू लोअर IQ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सारी, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन का कोई असर नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन का असर आपके IQ पे भी होता है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी उठी है कि WHO जो लिमिट लगाता है कि बिलो 1.5 mg/L इट्स सेफ, तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठाए कि नहीं, WHO की ये जो लिमिट है वो भी सही नहीं है, इससे कम पर भी बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट है रिवर लिंकिंग, तो ये सीधे सीधे एनवायरमेंटल डिजास्टर इन्वाइट करेगा, उस पर बेस्ड है। सेकंड इज राइट टू फूड एंड द स्ट्रगल विद PDS। अब PDS में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीकेजेस की, फेक बेनिफिशरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए सरकार काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई कि हम फेक राशन कार्ड डिलीट करेंगे, बट उसमें हुआ ये कि बिहार में स्पेशली काफ़ी सारे जेन्युइन बेनिफिशरीज भी डिलीट हो गए। ओके, तो हम इन दोनों आर्टिकल्स को 1 बाय 1 एग्जामिन करते हैं। UPSC में कहाँ रेलेवेंस है, क्योंकि देखिए ये मैं स्किप कर रहा हूँ आपके पास क्योंकि एक लिमिट है,
वीडियो को कि कितनी देर तक हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई लिमिट नहीं है। प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि कहाँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तभी चीज़ें कनेक्ट करना सीखोगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इस आर्टिकल में। हर आर्टिकल में मैं आपको ये देता हूँ कि कहाँ रेलेवेंस है इसका। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या जाना है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 25 दिसंबर, राइट। क्यों किया? वाटर स्कैर्स बुंदेलखंड रीजन को वाटर सरप्लस बनाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे सरप्लस केन रिवर से वाटर ट्रांसफर किया जाएगा टुवर्ड्स दी वाटर डेफिशिएंट बेतवा रिवर। यहाँ पे हम लोग एक डैम बनाएंगे इन पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये कंसर्न उठता है अबाउट द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ओके, कॉस्ट कितनी है? 45,000 करोड़। अब यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सारे एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शंस जो उठाए गए थे उनको बाईपास कर दिया, ठीक है। सबमर्जेंस हो रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट एरियाज़ का। हिस्टोरिकल ये सब आप देख लीजिएगा कि पहली बार किसने बात की थी इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र की, तो ये थे सर आर्थर कॉटन, वो भी 130 ईयर्स एगो। उसके बाद एक इसको रिवाइव किया गया नेशनल वाटर ग्रिड के नाम से बाय KL राव एंड कैप्टन दिनशॉ इन 1970s। एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म में सबसे ज़्यादा फर्स्ट इज देर इज रिस्क ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जस्ट अ सेकेंड। इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा नेचुरल है, ठीक है, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो। हाँ देखिए, ये उन लोगों के लिए आर्टिकल लिखना बहुत आसान है जो बड़े शहरों में कंफर्ट में बैठे हैं, डेली वाटर सप्लाई घर तक आ रहा है। लेकिन बुंदेलखंड रीजन में हालात बहुत ख़राब है, कई कई किलोमीटर तक छोटी छोटी बच्चियों को पानी भरने जाना पड़ता है। बट क्योंकि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस एस्पेक्ट को भी देखना होगा। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ रिवराइन इकोसिस्टम। अब जैसे नर्मदा है, वो जाके गल्फ ऑफ खंबत में सेंचुरी बनाती है, सॉरी एस्चुरी, ठीक है, वो एस्चुरीज बनाती है। गंगा और ऐसी कई रिवर्स जाके डेल्टा बनाती है। तो अगर आपने यहाँ पे सपोज गंगा का पानी निकाल के इधर दूसरी रिवर में डाइवर्ट कर दिया, तो फिर गंगा से जाने वाला पानी कम होगा, वहाँ पे डेल्टा इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे मैंग्रोव्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ का जो फ्लोरा एंड फाउना है उस पर इम्पैक्ट होगा। तो ये बात सही है कि हाँ थोड़ा डिस्ट्रक्शन होगा रिवराइन इकोसिस्टम सच एज डेल्टा, एस्चुरीज एंड डाउन स्ट्रीम लाइवलीहुड्स जैसे जो फिशिंग कम्युनिटी वगैरह है, ठीक है, उस पर असर होगा। बट अगेन ये तो इंश्योर करना होगा ही, और करते भी हैं कि जो डाउन फ्लो वाटर है उसमें हद से ज़्यादा कमी भी ना आए। ओके, थर्ड वन इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज जो हम शायद देख नहीं सकते। उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट था रेनफॉल पैटर्न, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे एक स्टडी आई थी IIT मुंबई या IIT दिल्ली की। उसने कहा भी था कि यहाँ से ये रिवर जुड़ने से जो मानसून पैटर्न है उस पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इससे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दीज आर दी एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म। दूसरा इनका कहना है कि गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं इसी में फ्लॉ है। इट ओवरलुक्स द इको सर्विसेज ऑफ द रिवर। अब इको सर्विसेज यानी कि एक तो पूरा का पूरा रिवर एक ड्रेनेज बेसिन की तरह काम करती है, जो डेल्टा प्लेन्स जब सी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन सब को ड्रेनेज प्रोवाइड करती है। बट अगेन ये सब इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, बेवजह हाईलाइट करने के लिए आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं। आप सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा कि हाँ कई बार हम लोग हॉलिस्टिक प्लानिंग नहीं करते हैं टू एड्रेस इंडियाज़ वाटर क्राइसिस, एंड वी जस्ट गो फॉर पीस मील अप्रोच कि चलो बुंदेलखंड में प्रॉब्लम है तो इन दो रिवर को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक हॉलिस्टिक प्लानिंग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उस हॉलिस्टिक प्लानिंग में कई चीज़ें आ जाती हैं। हमें वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को ध्यान रखना होगा, हमें ग्राउंड लेवल को ध्यान रखना होगा, हमें वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट लीजिए बस यहाँ से कि लैक ऑफ हॉलिस्टिक प्लानिंग इन एड्रेसिंग इंडियाज़ वाटर क्राइसिस। ओके, देन अब जरा ये देखिए कि आखिर क्या रीजंस हैं कि इंडिया में वाटर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला रीज़न है, अब ये सिर्फ बुंदेलखंड पे अप्लाई मत कीजिए, ये ओवरऑल इंडिया पे अप्लाई कीजिए, कि वी हैव पुअर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि इंडिया इज़ एक्चुअली ए वाटर एक्सपोर्ट कंट्री। कैसे? क्योंकि हम लोग जो अपने यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में इनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं। जितना वाटर यूज़ करके चाइना और USA एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, हम उससे ऑलमोस्ट डबल वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके पीछे हमारी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे पंजाब है तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग फ्लड कर देते हैं फील्ड को, उस टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से भी है। लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल पुअर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है। देयर इज़ लैक ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे राइस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एंड एब्सेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट पॉलिसीज। वाटरशेड मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट खेतों के बीच में से छोटी छोटी नहर, ठीक है, जिसको आप नहर बोलते हैं, वो निकाल दी जाती है ताकि जब जिस खेत को जितनी ज़रूरत हो वो उतना पानी वहाँ से ले ले। ओके,
तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। तो व्हाट कुड बी द रिकमेंडेशन फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन? फर्स्ट इज वी नीड टू फोकस ऑन वाटरशेड मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कैनाल, छोटी छोटी नहर बनाने की हमें ज़रूरत है। सेकंड इज सस्टेनेबल इरीगेशन एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेज। तो इरीगेशन में वो फ्लड इरीगेशन मत कीजिए कि पूरी फील्ड में पानी भर के छोड़ दिया, नो, गो फॉर ड्रिप इरीगेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज रीस्टोरिंग इकोलॉजिकल साइकिल्स इन द वाटर सिस्टम। तो इतना भी वाटर मत विड्रॉ कीजिए कि वो रिप्लेनिश ही ना हो पाए बारिश के मौसम में। दैट इज थर्ड थिंग। फोर्थ इज एफिशिएंट वाटर यूज, स्पेशली इन एग्रीकल्चर विच कंज्यूम 80% ऑफ इंडियाज वाटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अंडरलेइंग रीजंस एंड द रिकमेंडेशन पार्ट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो था हमारा राइट टू फूड एंड स्ट्रगल विद पीडीएस। तो उसमें यहाँ पे फेक बेनिफिशियरीज को लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ये यूपीएससी में आप सिलेबस में कहाँ कहाँ इसको रिलेट कर सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आर्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट टू फूड एंड पीडीएस। नाउ रिपोर्ट्स इस तरीके की थी दैट फ्रॉम झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार इट रिवील्ड दैट मैनी हाउस होल्ड्स हैव बिन रिमूव्ड फ्रॉम पीडीएस रोल। ठीक है, क्यों रिमूव किया गया? गलती से हुआ। दिस रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द राइट टू फूड एनश्राइंड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हम रिमूव तो करने गए थे फेक बेनिफिशरीज को, बट कई जगहों से रिपोर्ट ऐसी आई कि जो जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं वो भी रिमूव हो गए, उनके भी आपने कार्ड्स डिलीट कर दिए। एक एग्जाम्पल दिया गया, मुसाहर कम्युनिटी इन बिहार। दिस फेसेस सीवियर सप्लाई क्राइसिस एग्जिसर्बेटेड बाय देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट रिलेटेड मार्जिनलाइजेशन। कुछ साल पहले एक प्रोग्राम आया करता था आमिर खान का, सत्यमेव जयते। उसमें लिटरली बुंदेलखंड रीजन से ही एक कम्युनिटी आई थी, वो लिटरली ये कह रही थी कि यहाँ पे मायावती जी, जो यूपी का बुंदेलखंड रीजन है, मायावती जी के बनने से पहले लिटरली यहाँ पे लोग चूहे खाते थे, खाने की इतनी शॉर्टेज थी। बट मायावती जी ने इंश्योर किया कि राशन घर तक पहुँचे। ठीक है, वो एक शो आया था, आई जस्ट वॉच्ड इट, तो मुझे याद है अभी तक। ओके, तो यहाँ पे कुछ कास्ट रिलेटेड मार्जिनलाइजेशन भी फेस करना पड़ता है इनको। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने राइस तो बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया पीडीएस में, लेकिन वीट की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, तो वीट दिया नहीं। अब फिर लोगों ने क्या किया, राइस ओवर सप्लाई होने लगा तो राइस को मार्केट में ले आके दुकान पे सेल करते और उसके बदले में वीट लेने लगे थे। राइट, इस तरह की चीज़ें देखी गई। सेकंड इज लैक ऑफ एक्टिव राशन कार्ड्स और ओमिशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स नेम क्रिएट्स ए बैरियर टू एक्सेसिंग फूड ग्रेन। और कई जगहों पे क्या हुआ कि हमने आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस कर दिया था, अब वहाँ पे आप अपने थंब का फिंगरप्रिंट दे रहे हो, लेकिन वो कई बार ये जो लेबर कम्युनिटी होती है उनकी उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कई बार घिस जाते हैं, और इवन ओल्ड एज के साथ साथ तो और तेज़ी से ये फिंगरप्रिंट्स आपके घिस जाते हैं। तो उस वजह से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये हमारा कई जगहों पर फेल हो गया था। नेक्स्ट इज़ फेयर प्राइस शॉप पे करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें रखी गई थी ना, एक तो कि पर पर्सन देंगे और एक पर फैमिली देंगे। तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे उनको 5 kg पर पर्सन का अलाउ था, लेकिन यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप जो है वहाँ से सिर्फ आपको राशन शॉप से 4 किलो दिया जा रहा है, और वो भी एकदम पुअर क्वालिटी का राइस, डेस्पाइट द एंटाइटलमेंट ऑफ 5 किलोग्राम पर पर्सन अंडर द प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी। ओके, उसके अलावा सेकेंड इज कोई वीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा था अंडर पीडीएस। ये इश्यूज निकल के आए पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा। अब इसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं, जैसे आधार का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो कैप्चर ही नहीं हो रहा है, उस वजह से उनको डिनाई कर दिया जा रहा है। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, थर्ड इज इनकम सर्टिफिकेट, फोर्थ इज रेसिडेंस प्रूफ। अब रेसिडेंस प्रूफ की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या ले आए, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप था, लेकिन इस आधार की वजह से जो फेल हो रहे हैं कई लोगों के, उसका भी हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अब वहाँ पे काम आ सकती है हमारी कि कुछ ना कुछ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जैसा कुछ। ठीक है, क्योंकि वो तो चलिए आपका वैसे ही रहेगा जैसा है, मगर हाँ फिंगरप्रिंट्स घिस जाते हैं, खासकर लेबर का जो वर्क करते हैं उनका। Many households lose access to ration due to bureaucratic inefficiencies like errors in Aadhaar-based biometric verification. Okay? डिजिटल एक्सक्लूजन, कई बार जब से आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया है वाया EPDS पोर्टल, दिस इंक्रीजेज द डिजिटल डिवाइड। अब ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, दे लैक द रिसोर्सेज, दे लैक द नॉलेज टू नेविगेट दिस सिस्टम, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लॉइटेशन बाय द मिडिल मैन। अब उसमें क्या होगा कि अच्छा चल तू ये सब मत करा, तेरा मैं करवा दूंगा रजिस्ट्रेशन, तू आके बस 4 किलो ले जाना, 1 किलो कम लेना। ठीक है, तो ये मिडिल मैन फिर उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा, और ये जो 1 किलो इसको मिलेगा ये बाहर प्राइवेट कराना शॉप वालों को डाइवर्ट करके अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर लेगा। राइट, तो ये डिजिटल होने से कुछ नुकसान भी हुआ है कि ये भी सोचते हैं कि यार कौन इतना झमेला पालेगा, और फिर क्या है कि ये दुकान वाले जो होते हैं इनको काफ़ी कानून बताते हैं, ये दिक्कत होगी इसमें, वो दिक्कत होगी, तुम डायरेक्ट ले लो मुझसे 4 किलो, मैं करवा देता हूँ तुम्हारा सब कुछ, और फिर बदले में वो अपना 1-1 किलो मारता रहेगा इनसे। Next is market for exploitation. Now these middlemen charge exorbitant fees up to rupees 3,000 to help people apply for ration cards, reflecting systematic exploitation. अब ये तो सब जगह ही होता है आजकल कि जिनको अप्लाई करना नहीं आता वो शॉप वालों के पास जाते हैं और फिर वो कुछ भी चार्ज करते हैं।
Next is non-implementation of this National Food Security Act 2013 guidelines and delay in issuing ration card. It takes up to 1 to 1.5 years. ठीक है, आपका राशन कार्ड बनने में. Denial of the fundamental right to food due to governance failure and red tapeism, that is bureaucratic. तो यहाँ पर पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, ये एक दूसरा एनजीओ है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये दो नाम आप जरूर याद रखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़. Versus Union of India case emphasize the right to food as a fundamental right, however systematic issues persist despite this landmark judgment. ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं. नेक्स्ट इज चाइनास लॉन्ग गेम इन अफ्रीका. अब देखिए, एक चीज़ होती है कि वर्ल्ड ने पहले तो क्या किया कि आपने नेहरू जी के एरा में देखा कि हम अफ्रीका के काफ़ी क्लोज थे. क्यों? क्योंकि अफ्रीकन्स ने काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन सफ़र किया था फॉरेन पावर्स का, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, हमें भी एक डेमोक्रेसी चाहिए जहाँ सबको आज़ादी हो, सबको तरक्की करने का इक्वल राइट हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो. लेकिन ओवर द ईयर उन्होंने क्या देखा कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर शुरू होने लगा अथॉरिटेरियनिज्म. राइट, उनके यहाँ अथॉरिटेरियनिज्म होने लगा, मिलिट्री रूलर आने लगे, डिक्टेटर्स आने लगे. तो कहीं ना कहीं अब इनको, और दूसरा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका ज़्यादा हो नहीं पाया. क्यों? क्योंकि इतने नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए, सब कुछ होते हुए भी क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया? ड्यू टू दिस पुअर अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि उन्हें लगता है कि यार चाइना का जो पॉलिटिक्स मॉडल है वो बहुत अच्छा है. क्योंकि चाइना ने क्या किया, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अपने यहाँ बनाई हुई है. ठीक है, उनके यहाँ कभी हमें कोई ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलते हैं पॉलिटिक्स में, स्टेबिलिटी है. दूसरा, मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है उन्होंने. ठीक है, जिसको पूरे वर्ल्ड ने नोटिस किया है. तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ को लगता है कि चाइना का जो पॉलिटिकल मॉडल है वो हमें अपनाना है. अब इसके लिए चाइना क्या करता है, वो खुद अपने इंस्टीट्यूट्स आजकल ओपन कर रहा है. वहाँ से अफ्रीका के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स सबको मिला रहा है कि हम आपको ट्रेन करेंगे इन चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, यानी कि अब ये एक और नया फ्रंट खोला है चाइना ने, आइडियोलॉजिकल. ठीक है, कि हम अफ्रीकन लीडर्स, अफ्रीकन पीपल, अफ्रीकन यूथ का माइंडसेट ही ऐसा बना देंगे कि चाइना का जो पॉलिटिकल मॉडल है वही बेस्ट है, ये डेमोक्रेटिक मॉडल, कम्युनिज्म, ये सब बेकार है. ओके, तो ये चाइना का एक लॉन्ग टर्म गेम है. वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बातें, उस वो अलग है अपनी जगह. ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी याद नहीं, जहाँ पर वो दोस्ती कराता है दो देशों के बीच में, एक मीडिएटर की काम कर रहा है, वो इसकी सेकंड स्ट्रेंथ है. एंड थर्ड स्ट्रेंथ अब निकल के आई है, वो है आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, कि मैं अब मैं सिर्फ अपनी कंस्ट्रक्शन पावर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पावर, यही सब शेयर नहीं करूँगा, अपने मनी पावर शेयर नहीं करूँगा, मिलिट्री पावर शेयर नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं अपनी आइडियोलॉजिकल पावर भी शेयर करूँगा, वर्ल्ड को ये बताऊँगा कि हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं दे आर दी बेस्ट. ओके, ये आपकी कंट्री को भी स्ट्रांग बनाएंगी और आपको इकोनॉमिकली वेल ऑफ भी बनाएंगी. राइट, सो यूपीएससी में कहाँ रेलेवेंस है वो आप खुद रीड करेंगे. ओके, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे. चाइनीज़ लीडरशिप स्कूल इन अफ्रीका इन 2022 चाइना एस्टैब्लिश. देखिए, इसमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो आई एम सॉरी, बिकॉज ये वहीं के वर्ड्स हैं. ओके, मॉलिमू जूलियस नायरे लीडरशिप स्कूल इन तंजानिया. ठीक है, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन. नो, रीड द वर्ड केयरफुली. क्या है ये लीडरशिप स्कूल? यहाँ पे ये ट्रेनिंग दे रहा है इनको, टू ट्रेन द अफ्रीकन लीडर्स फॉलोइंग चाइनीज गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद अफ्रीकन पॉलिटिकल एलिट्स. राइट, इस ऐसी कंट्री को यार, ऐसी लीडरशिप को कहते हैं कि ये है विश्व गुरु बनने लायक. वो विजन है उसके पास. अब ये चीज़ें ऐसी है जो इमीडिएट रिटर्न नहीं देंगे चाइना को. हो सकता है कि आज जो ट्रेन हो रहे हों वो 25 साल बाद जाके पावर में बैठेंगे वो लोग, बट ये होती है कंट्री जिसके पास एक विजन होता है कि मुझे ग्लोबल पावर बनना है. हम लोग सिर्फ बोल बच्चन करते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा बोल बच्चन करते हैं. ये उसमें कुछ नहीं है, वो सब फालतू की बातें, सिर्फ मीडिया की बनाई हुई इमेज है और कुछ नहीं है. कोई विजन नहीं है इस गवर्नमेंट के पास. द फर्स्ट कोहोर्ट कंसिस्टेड ऑफ लीडर्स फ्रॉम कंट्रीज हिस्टोरिकली अलाइंड विद चाइना ड्यूरिंग लिबरेशन स्ट्रगल सच एज साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, अंगोलिया, नामीबिया, बोत्सवाना. ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार झेली है वेस्ट की. ठीक है, और इनको हमेशा चाइना का सपोर्ट आता है, इंडिया का भी रहा था. ठीक है, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट इंडिया ने भी इक्वली सपोर्ट किया था, लेकिन चाइना ने भी इक्वली सपोर्ट किया था. लेकिन क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर बन के उभरा, इंडिया नहीं उभरा, इसलिए ये और ज़्यादा चाइना के क्लोज दिखते हैं आज हमें. मैनी ऑफ दीज नेशंस वर सपोर्टेड बाय चाइना ड्यूरिंग देयर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. The leadership school is part of China's broader strategy to shape Africa's political landscape, and second is to promote China's governance model, emphasizing the centrality of the ruling party.
चाइना's रोल इन डिप्लोमेसी, तो आजकल मीडिएशन काफ़ी कर रहा है, जैसे सऊदी ईरान में करवाया, नाइजीरिया बेनाइन डिस्प्यूट, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है सेपरेटली, ये सब क्या है, ठीक है। इन सब में चाइना ने एक अच्छे मीडिएटर की तरह काम किया। आजकल कंट्रीज़ यूएसए पे एज अ मीडिएटर नहीं देख रही हैं, क्योंकि जब से यूएसए ने अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया इसराइल को अगेंस्ट दी गाज़ा, तब से वर्ल्ड का भरोसा यूएसए पे से काफ़ी हद तक उठ चुका है। सेकेंड, इस्टेब्लिशिंग एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री टू वेस्टर्न लेड सिस्टम। अब चाइना का भी यही कहना है कि एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ज़रूरत है। ये वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर अच्छा नहीं रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए खासकर। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट आप कर ही रहे हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, बट गवर्नेंस में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू दिस इंस्टीट्यूशंस। China is financing in infrastructure projects in Africa to strengthen its ties, such as कीनिया का न्यू फॉरेन मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर बना के दिया है चाइना ने। सेकेंड इज रेनोवेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल स्कूल सच एज हर्बर्ट स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी इन जिम्बाब्वे, क्योंकि ये सारी आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही हैं अब। पब्लिक डिप्लोमेसी ये कैसे करता है, स्टडी टूर प्रोवाइड करता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोवाइड करता है वहाँ के लोगों को, और उनको चाइनीज़ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस सिखाता है। हंड्रेड्स ऑफ अफ्रीकन ऑफिशियल्स विजिट चाइना एनुअली फॉर लेक्चर्स एंड कल्चरल इमर्शन। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो चाइना इज डीपनिंग इट्स ties through investment in infrastructure as well as industry while maintaining a subtle diplomatic influence। लॉन्ग टर्म गोल है ये कि एक सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड बनाना है, तो लोगों के दिमाग पे असर करना होगा। बैलेंसिंग रिलेशनशिप विद बोथ रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि अभी अफ्रीकन कंट्रीज है तो डेमोक्रेटिक ही, तो आज कोई पार्टी पावर में, कल कोई और पावर में होगी, तो उनके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करके भी चलना होगा। लेकिन इन दोनों ही पार्टीज में आने वाले जो लीडर्स होंगे आगे चल के, यूथ लीडर्स, आज आप यूथ को अगर आइडियोलॉजिकली चाइना के क्लोज ला रहे हो, तो कल को चाहे वो रूलिंग पार्टी के में बैठे हों या अपोजिशन पार्टी में, बट वो यही मानेंगे कि चाइना का ही मॉडल सबसे बेस्ट है। फोकस ऑन रिसोर्स सिक्योरिटी गिवन अफ्रीकाज रिच नेचुरल रिसोर्सेज। बेल्ट एंड इनिशिएटिव आपको पता ही है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन भी होता है, और चाइना इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देता है। डेसिफरिंग इंडस स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम आपको प्राइज़ देंगे अगर आप इसको डेसिफर करते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया और ना हो पाएगा। बट इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको स्टैटिक सिलेबस से दो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा। फर्स्ट इज़ कि कुछ लोगों का कहना है कि ये वेस्ट से आए हुए लोग थे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से, जिन्होंने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन बसाया था यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। बट जो स्क्रिप्ट है दोनों की, उससे पता चलता है कि नहीं, ये काफ़ी अलग है। तो एक तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सब स्टैटिक का पार्ट है, बट आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। बाकी इस आर्टिकल में कुछ काम करेंगे। यूएपीए की बात करें, यहाँ पे ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, तो ये मैं 20 मिनट सीरीज़ में आज आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मैं आज आपके साथ 3-4 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करूंगा 20 मिनट सीरीज़ में। एक हो गया यूएपीए, दूसरा हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन वो न्यूज़ के साथ किया था तो वो मिस हो गया होगा, मुझे भी याद नहीं किस डेट को किया था। दूसरा आपके साथ पॉक्सो डिस्कस करूँगा मैं। ओके तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपको सेपरेटली 20 मिनट सीरीज़ बना के दूंगा। तो इस आर्टिकल को आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ इसके एक एक प्रोविजन डिस्कस करने हैं। हालांकि मैंने इसकी समरी आपको डाल दी है अगर आप पढ़ना चाहें तो, बट आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम, आई विल डिस्कस इट। इंडिया शुड बिल्ड फाउंडेशनल मॉडल्स इन एआई बट इन्वेस्टमेंट इज रियल एंट्री बैरियर। नो, ये सीधे सीधे पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर में एज इट इज़ ही यूज़ करने हैं कि हमें फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने होंगे एआई के। और एक और टर्म हमने यूज़ किया था कि हमें डिसेंट्रलाइज मॉडल बनाने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है, जो हमारे यहीं के डेटा, हमारे लोगों के डेटा पर बेस्ड होंगे, ठीक है, वर्ल्ड के डेटा पर ट्रेन किए हुए मॉडल्स नहीं। ओके सो वी नीड टू बिल्ड दिस फाउंडेशनल मॉडल्स या डिसेंट्रलाइज मॉडल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स एज इट इज़ आपके एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। सेकेंड इज यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का कहना है कि फार्म वर्कर्स एंड ड्राइवर्स विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स। इसके अलावा कुछ केयर इकोनॉमी पे मैंने आपके साथ एक वीडियो किया था, उसमें ही मैंने आपसे कहा था कि केयर इकोनॉमी में काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी आगे चल के वर्ल्ड ओवर। सो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज पढ़ाएं, ऐसी कंट्रीज़ की लैंग्वेज खासकर जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है काफ़ी, जैसे स्पेन, राइट, जैसे जापान, जैसे साउथ कोरिया। अगर हम ये लैंग्वेजेस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो केयर इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं कल को, नर्स, केयर टेकर, वॉट, तो उसमें उनके पास काफ़ी ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे कि वो वर्ल्ड ओवर जाकर अपनी जॉब्स ले सकें, ठीक है। इसी में बात यहाँ पे आ जाती है योगा की भी। योगा ट्रेनर बनना सिर्फ काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख के उनकी कंट्री में जाके योगा ट्रेनर बनते हो तो दैट विल बी मच बेटर। इसके अलावा जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स, दीज ट्रेंड्स सच एज जनरेटिव एआई एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स आर
upending the industries and labor market, creating both unprecedented opportunities and profound risk. अब इसके लिए मैं ऑलरेडी, क्योंकि आपके साथ 20 मिनट डिस्कशन मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज ऑटोमेशन, राइट. सो आई एम नॉट टेकिंग दिस अगेन, बट ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी सारी जॉब्स जाएंगी भी, बट एट द सेम टाइम और ज़्यादा स्पेशलिस्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी. ओके. वाइल्ड फायर्स बहुत हो चुकी हैं. अगेन मैं इस पर आपके साथ कभी ना कभी 20 मिनट सेशन ज़रूर करूंगा. जैसे स्टैम्पिड है, वो एक डिजास्टर था, ठीक है. अब वो टाइम गया यार कि आपको साइक्लोन अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये जो हैं ये भी डिजास्टर ही हैं. वाइल्ड फायर, स्टैम्पिड, और ये थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इन पे हमें क्वेश्चन बहुत जल्द देखने को मिलेगा. फ्रांस आस्क यूरोप टू ब्रेस इटसेल्फ अगेंस्ट द मस्क इंटरफेरेंस. अब ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, क्योंकि ट्रंप का पूरा इलेक्शन जो है वो एलॉन मस्क ने ही अपने एक्स के थ्रू मैनेज किया था, वरना अदरवाइज तो वहाँ का भी मीडिया गोदी ही बन चुका था, वो भी बाइडेन के ही गुणगान कर रहा था. बट टेक्नोलॉजी ने जो चेंज किया ट्रंप के लिए, वो कहीं ना कहीं फ्रांस को लगता है कि यार ये हमारे यहाँ भी कर सकता है. बट ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई का साइड तो वो लेगा ही, क्योंकि आजकल बिजनेसमैन सीधे सीधे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए. WHO साउंड्स अलार्म ओवर पैंडेमिक रेडीनेस. अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात आई है, दैट इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय WHO, इसने एक असेसमेंट दिया है अपना, दैट इवन इन 2025 वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू टैकल अनदर पैंडेमिक थ्रेट. Okay, citing the continued inequality in access to funding between developed and developing countries and pandemic fighting tools like vaccines. तो कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीन मिल जाती है, कुछ कंट्रीज़ को नहीं मिलती है. तो ये एक सिंपल सा है कि हमने कोविड से भी कुछ नहीं सीखा. दिस इज़ वन थिंग. इसके अलावा और क्या क्या मिटिगेशन एफर्ट्स हमने किए, तो न्यू WHO हब बनाया गया फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस, जहाँ से शेयर की जाए कि किसी कंट्री में शुरुआत हुई है किसी बीमारी की. ये हब बनाया गया बर्लिन में. इट वर्क्स ऑन कोलैबोरेटिव सर्विलेंस टू बेटर डिटेक्ट द थ्रेट एंड मिटिगेट दैम, राइट. तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमने की कोविड के बाद. सेकेंड हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने पैंडेमिक फंड स्टैब्लिश किया, और उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया आपको 885 मिलियन ग्रांट्स करीब टू फंड नियरली 50 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस दी 75 कंट्री. तो सेकंड ये स्टेप लिया कि फंडिंग इंश्योर की जाए. थर्ड इज mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब सेटअप किया गया इन साउथ अफ्रीका. दिस इज द थर्ड स्टेप to improve local vaccine production, while a global training hub for biomanufacturing was established in South Korea to improve the responses. This was the fourth step. Fifth is, अब यहाँ पे क्या है, ये सबसे हायर कैटेगरी होती है WHO की, हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये डिक्लेयर करने के बाद भी काफ़ी सारी कंट्री सीरियस नहीं हुई थी कोविड को लेकर. तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक फिफ्थ स्टेप लिया. To address this, health regulations were amended and a new higher pandemic emergency level of alarm requiring countries to take rapid coordinated action. ठीक है, तो यहाँ पर जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, अभी तक ये हाईएस्ट कैटेगरी होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक और नई हायर कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है ताकि कंट्रीज तेज़ी से कोऑर्डिनेशन शुरू कर दें आपस में. ओके. नेक्स्ट इज एक की फॉल्ट लाइन अभी भी है वेस्टर्न नेशंस में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और पुअरर कंट्रीज़ में जो कि पे नहीं कर पाती हैं उनके पेटेंट्स वगैरह के लिए. ओके. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, वन आउटस्टैंडिंग इशू जो था is the proposed obligation to quickly share emerging pathogens and then pandemic fighting benefits derived from them, that is vaccine. तो जो भी वैक्सीन वगैरह आप डेवलप करते हो पैंडेमिक्स के लिए, वो आप ऑनेस्टली सबके साथ शेयर कीजिए, सभी कंट्रीज़ के साथ. ओके. सो ये 6 स्टेप्स लिए गए हैं कोविड से लर्निंग आपकी, तो ये सारी आपके नोट्स में होनी चाहिए. ट्रम्प प्रोवोकेटिव ऑफ एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेन पॉलिसी. ट्रम्प का तो ऐसा ही है. फर्स्ट इज डेनमार्क से वो कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ठीक है. सेकंड, वो पनामा से कह रहा है कि हमें पनामा कैनाल वापस चाहिए, हमने आपको दिया था, आपने चाइनीज़ के हैंड ओवर कर दिया, जबकि वो डिनाई कर रहा है पनामा की ऐसा कुछ नहीं. तीसरा, इन्होंने कनाडा को कह दिया और मैक्सिको को कि आप लोगों को यूएसए से सपोर्ट चाहिए तो आ जाओ, हमारी 51st एंड 52nd स्टेट बन जाओ, ठीक है. तो उस तरीके से फिर कनाडा को ये बात पसंद नहीं आई. दूसरा, इन्होंने रशिया को कह दिया था दैट आई विल टेल रशिया टू डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स विद दीज नाटो एलाइज. तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रम्प देता रहता है, ये बड़ी टेंशन बनाते हैं पूरे रीजन में. तो देखते हैं क्या होता है जब ये शपथ ले ऑफिस में एंटर करेंगे 20 तारीख को. ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड प्लीज़ डू जॉइन दी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, बी इट ऑन मंथली बेसिस और 18 मंथ कंप्लीट कोर्स, बिकॉज वहाँ पे आपको 450 में मेंस के टॉपिक्स तैयार होंगे. साथ में 20 मिनट सीरीज़ में आपका जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डिस्कशंस होते हैं वो आपको मिलते हैं.
इसके अलावा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज मिलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.